भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, मातृशक्ति और इस कार्यक्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित देवियों और सज्जनों, वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर देश के अनेक स्थानों पर, बल्कि अनेक गांवों तक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, आज भी हो रहा है और मेरा ख्याल है बरसों तक होता है। मेरा वाजपेयी जी से पहला परिचय 1947 में हुआ। तो वो संघ के स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे और एक पत्र निकलता था स्वदेश, उसके एक प्रकार से संपादक। बहुत अच्छी कविताएं थी उनकी और उसके कारण से बहुत ही लोकप्रिय थे। स्थान स्थान पर उनके कार्यक्रम होते थे। तब कोई राजनीति में उनका प्रवेश नहीं था, तब तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। लेकिन उनके विचार, उनकी राष्ट्र भावना, भारत के प्रति उनका जो दर्शन था, वो वेदों की ऋचाओं से लेकर और आधुनिक काल तक उनकी काव्य में दिखाई देता है। उनकी एक बड़ी प्रमुख कविता थी उस समय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, जिसमें उन्होंने कहा कि कहाँ से है हमारा जीवन? कहता वेद से, वेदों की ऋचा ऋचा से, वेदों के मंत्र मंत्र से ये हमारा भारतीय जीवन चला है, भारत का विकास हुआ है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम उनके होते थे और विद्यालयों में उनको सुनने के लिए केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि तमाम जनता और साहित्य क्षेत्र के लोग सब भारी मात्रा में आते थे। वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो प्रमुख हमारे जो अध्यक्ष थे उस समय प्रथम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी भाषा, मातृभाषा बांग्ला थी। तो वो हिंदी और बांग्ला में तो बहुत प्रखर भाषण करते थे और डॉक्टर मुखर्जी अपने ज़माने में सबसे नौजवान वाइस चांसलर भी बने थे और पहले व्यक्ति थे जो पिता वाइस चांसलर और पिता के बाद तत्काल पुत्र वाइस चांसलर। और बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी, बहुत उनका सम्मान था। बंगाल के वो एकमात्र उस समय नवोदित राजनीति के क्षेत्र में, उस काल में जबकि मुस्लिम लीग और बाकी लोगों का एक बार नया प्रकार का राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ था, जो अंत में आगे चलकर जिस देश का विभाजन कर रहे हैं। तो डॉक्टर मुखर्जी उस समय से भारत की राजनीति में थे और वो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष थे। बाद में वो जवाहरलाल जी की कैबिनेट में थे। वहाँ उनका मतभेद हुआ, ख़ासतौर पर बंगाल में होने वाली घटनाओं को लेकर के और ख़ासतौर पर जो आज पूर्वी बंगाल में उसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था और आज के बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं उनको लेकर उस समय भी उनका मतभेद हुआ था और वो भारत उनके साथ जाएंगे, क्योंकि बंगाल के बाहर तो ज़्यादातर लोग बांग्ला को नहीं समझते थे और इन क्षेत्रों में, दक्षिण की बात तो छोड़ दीजिए, ज़्यादातर लोग हिंदी समझते थे। तो अटल जी की भाषा और हमारे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषण और विचार, उसने एक नई क्रांति पैदा कर दी थी लोगों के अंदर और लगा लोगों को कि एक नई चीज़ पैदा हो रही है। तो अटल जी ने समय से शुरू किया, फिर वो राजनीति में आए, सीधी राजनीति में,
और संसद के सदस्य भी बने। संसद सदस्य बने तो उनकी निगाह केवल इस पर नहीं थी कि वो एक सांसद बने, बल्कि उनकी निगाह ये थी कि वो एक बड़ी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में भेजे गए। और उनके भाषण और उनके प्रगल्भता को और उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर एक दिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस नौजवान के ऊपर निगाह रखिए, ये कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस प्रकार के अटल जी थे, बहुत नौजवान थे उस समय। तो 1952, 54, 55 के समय के अटल जी को और आज के अटल जी को जानना ज़रा मुश्किल है। आप में से तो कोई समझ नहीं सकते थे उनको, लेकिन हम तो उनको तब से उनकी यात्रा को देखें। तो अटल जी ने एक राजनीति में भी, संसदीय परिपाटियों में भी और देश की विचारधारा को लेकर के भी एक, मैं समझता हूँ, कीर्तिमान कार्य किया। संसद में स्थिति ये थी कि जब वो बोलने के लिए खड़े होते थे तो जो लोग कहीं बाहर सेंट्रल हॉल में बैठे हों तो वो भी उपस्थित हो जाते थे आगे, भाई अटल जी को सुनना, वो क्या बोल रहे हैं, वो किस प्रकार की नीतियों का प्रतिपादन कर रहे हैं। और यही हाल जब वो सार्वजनिक सभाओं में बोलते थे तो लोग दौड़े हुए आते थे कि अटल जी की सभा है, चलो, हजारों की संख्या में। और तब लोग लाए नहीं जाते थे, तब लोग आते थे। ये फर्क हो गया आज की राजनीति में और अटल जी के ज़माने की राजनीति में। हमने कभी नहीं सुना कि लोग लाए जा रहे हैं। केवल ये होता था कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा है, अखबार में निकल जाता था और लाउड स्पीकर से प्रचार हो जाता था। लेकिन मैंने देखा कि लोग दौड़ते हुए आते थे, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, अटल जी की सभा। ये जो एक आकर्षण था उनमें, और जो उनके प्रति लोगों में एक श्रद्धा थी, वो इसका अनुभव तभी आप समझ सकते थे जब आप देखते कि हज़ारों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए चले आ रहे। ये व्यक्ति की तेजस्विता थी, उनके अपने का तेज था, उनकी भारत माता के प्रति जो श्रद्धा थी, उस सब का ये परिणाम था कि ऐसा होता है। संसद में उनका व्यवहार हमने कभी नहीं देखा कि संसदीय मर्यादाओं के विरुद्ध हुआ। और ये निश्चय कर लिया गया था उस समय कि सारे भारतीय जनता पार्टी के, और बाद में पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये नियमों के अनुसार चलेंगे और संसद के कूप में, वेल में नहीं जाएंगे। और इसका पालन हम लोगों ने किया। एक बार परिस्थिति ऐसे आई कि लोगों ने बड़ी उत्तेजना थी और वो चाहते थे कि संसद के उसमें भवन के कूप में जाएं, अंदर वेल में जाएं। उस समय मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था। लोगों ने मेरे से कहा कि आज तो आप हमें जाने के आदेश दे दीजिए। तो अटल जी ने मुझसे कहा, अध्यक्ष जी अब आप बताइए, ये लोग तो बहुत उत्तेजना में हैं। मैंने कहा आप इनको शांत करिए, क्योंकि नियम तो बना चुके हैं कि हम इसमें नहीं जाएंगे, अंदर कूप में नहीं जाएंगे। और मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरे सामने तो धर्म संकट है। सारे सांसद कह रहे हैं कि आप हमको आदेश दीजिए, हम वहाँ जाएँ। और आपने जब आप अध्यक्ष थे तो ये तय कर दिया था कि यहाँ कोई भी अंदर नहीं जाएगा, उसमें अपने सीट पर खड़े होकर, अपने असंधि पर खड़े होकर के ही बात करेंगे। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि एक बार आप खड़े हो जाइए ज़रा, तो सब लोग समझ जाएंगे। कोई नहीं गया कूप में, बड़ी शांति के साथ सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हुए। तो ये थी उनकी प्रतिभा और उनका अनुशासन के प्रति। अभी जब मैं आ रहा था यहाँ से तो कुछ बंधु रास्ते में आए,
तो मैंने उनको टोका था, क्योंकि आज आप यहाँ अटल जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए आए, तो अनुशासन का पालन जैसा अटल जी ने सिखाया, उस अनुशासन को पालन करना ये भी हमें सीखना चाहिए। ये जो दौड़ होती है कि मैं माला पहना दूँ, मैं गुलदस्ता दे दूँ, ये दौड़ हमने कभी सीखी नहीं थी, क्योंकि हमारे नेता अटल जी थे, दीनदयाल जी थे, डॉक्टर मुखर्जी थे। और मैं आप सबसे कहूँगा अनुशासन ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अटल जी ने जीवन पर्यंत इसका पालन किया। किसी ने एक बार सभ्य भाषा का प्रयोग भी किया, तो अटल जी ने कहा कि देखो भाई, मैं एक बात की चुनौती देता हूँ कि यदि मेरे बारे में, मेरी देशभक्ति के बारे में, मेरे अनुशासन के बारे में यदि आपको कुछ कहना हो तो आप घटनाएं बता के बताइए, मुझे इंगित करके बताइए, मैं उसी समय माफ़ी मांग लूँगा। और मैं जानता हूँ कि पिछले तमाम जितने भी दशकों में वो संसद में रहे, चाहे सांसद के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में, कोई ऐसा प्रसंग आया ही नहीं कि जिसमें किसी ने अटल जी के ऊपर आक्षेप किया हो। जब वो एक बार सरकार हार गई थी, तो उस समय भी जो उनका भाषण था, भाषण करने के बाद उन्होंने कहा कि अब सभापति महोदय, अब मैं अपना त्याग पत्र देने के लिए राष्ट्रपति के पास जा रहा हूँ। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, किसी प्रकार का उसमें द्वेष नहीं, विद्वेष नहीं, किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे साथियों ने हमारा साथ देना उचित नहीं समझा, अब हम हार गए हैं, इसलिए अब हम त्याग पत्र देते हैं। ये शालीनता, ये सौम्यता, ये दृढ़ता, ये अटल जी ने सारे देश को सिखाई, सारी राजनीतिक पार्टियों को सिखाई। हमें उनके इस आचरण को सामने रखना चाहिए, देखना चाहिए। और मुझे कभी कभी अफसोस होता है, बहुत कष्ट होता है कि आज के हमारे इस राजनीतिक विमर्श में, वो इसे विमर्श कहें या क्या कहें, मेरी समझ में नहीं आता। विमर्श तो बहुत ऊंचा शब्द होता है, मगर अगर ये जो राजनीति में एक दूसरे पर आक्षेप, जो कई बार गाली गलौज तक चले जाते हैं, ये देखकर शायद अटल जी को आज कितना कष्ट हो रहा होगा, उनकी आत्मा को कितना संताप हो रहा होगा कि जिस देश में उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक संवाद की और राजनीतिक परिपाटियों की एक श्रृंखला की थी और वर्षों तक लोगों को सिखाया था, आज उनके जाने के कुछ वर्षों के बाद भारत देश से भुला गया। ये विचार, ये विमर्श कायम रहना चाहिए, बात ज़रूर होनी चाहिए, टीका टिप्पणी भी होनी चाहिए, विरोध भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शालीनता और उसके साथ साथ अनुशासन और उसके साथ साथ गंभीरता, ये कायम रहनी चाहिए। राजनीति में मतभेद होंगे, होने चाहिए। देश बड़ा है, समस्याएं अनेक हैं, और इसलिए उनके बारे में लोगों के विचार भी अनेक हों, लेकिन वो विचार किस रूप में रखे जाए, ये भी हमारे देश की एक परंपरा है। शंकराचार्य महाराज, जिन्होंने हमारे देश को का उद्धार किया, उन्होंने भी शास्त्रार्थ के द्वारा लोगों को पराजित किया, डंडे से नहीं किया, शास्त्रार्थ से किया। और क्या शालीनता थी, शास्त्रार्थ हुआ किससे? मंडन मिश्र से, जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक, और शंकराचार्य जी अपने शंकर मत के प्रचारक थे, वेदांत के प्रचारक। वेदांत हुआ तो अब ये हुआ कि जब दो आदमियों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद है, शास्त्रार्थ होना है, तो न्याय कौन करेगा, निर्णय कौन करेगा? आप जानते हैं उसकी निर्णायक कौन बनाई गई? उसकी निर्णायक बनाई गई उस समय मंडन मिश्र की पत्नी भारती। ये कहीं सुना कि जो आदमी जिससे शास्त्रार्थ है और जो चुनौती देने के लिए आया है, वो उनकी पत्नी को कह रहा है कि हाँ ये है। और पत्नी ने कहा शास्त्रार्थ के बाद कि मंडन मिश्र तो हार गए, लेकिन आपने उनको हराया है, मैं उनकी पत्नी हूँ, अभी आदि तो मैं हूँ, मुझे भी हराना होगा।
और फिर शंकराचार्य जी से जो उनका हुआ, और फिर शंकराचार्य जी जो उनसे सीख के गए और फिर लौट के आए, तब भारती ने कहा कि हाँ, अब आपको मैं मान्यता देती हूँ, क्योंकि आपने ज्ञान के सारे जितने भी आयाम हैं इसी वजह से। तो ये हमारे देश की परंपरा है। वाद विवाद, संभाषण, अपनी बात को पूरे आग्रह के साथ रखना, और जहाँ तक प्रतिस्पर्धी है उसकी बात को पूरे गौर से सुनना। शंकराचार्य जी ने उसने ये नहीं कहा कि मैं आपकी पत्नी की बात को नहीं सुनूंगा। मैंने कहा नहीं, आपने मुझे तो उनको तो हरा दिया, लेकिन मुझे भी हराना पड़ेगा। ये दिल का बड़प्पन, ये शास्त्रार्थ की परंपरा, ये हमारे देश की बहुत महान विरासत रही है, और राजनीति में इसको हमें कायम रखने की जरूरत है। अटल जी ने इस परंपरा को आजीवन इस व्रत का पालन किया। शास्त्रार्थ होगा, जय पराजय होगी, और उसमें जिसका मत जीतेगा वो जीतेगा, जिसका मत हारेगा वो हारेगा। तो ये जो चीज़ थी, ये आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन्होंने शताब्दी पुरुष के रूप में, उनकी परंपराओं के रूप में कहा है। बहुत से परंपराएं इतनी बड़ी संख्या में 23-24 पार्टियों को लेकर साथ की चल रहा है, और कोई विवाद नहीं, और सब एक दूसरे से विरोधी मतों के लोग थे जो साथ में जुड़े हुए। मामूली बात नहीं। और ऐसी सरकार चलाई जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका को भी समझना पड़ा कि हाँ, कोई है प्रधानमंत्री जिसने उनको भूल चुका है। मामूली बात नहीं, हम तो अटल जी के साथ ही हैं, इसमें क्या बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें थी, और संसद में भी मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने, मंत्रियों ने कभी जो कुछ कहा वो अटल जी की अपेक्षा के विरुद्ध। उनका मत विरोध भी हो, लेकिन अगर अटल जी कुछ कह रहे हैं तो वो उस विभाग का मंत्री भले ही दूसरी पार्टी का, लेकिन और कभी कभी ऐसी बात हो भी जाती थी मीटिंगों में कि बहुत बहस हो जाती थी, तो अटल जी कहते थे कि अच्छा भाई आज रुक जाओ, फिर बात करेंगे, आज यहीं पर रुक जाओ। फिर 2-3 दिन के बाद बुला के कह देते थे कि भाई उस दिन बात हुई थी, आगे चलो। और अगर उस दिन भी बात नहीं हुई तो कह देते थे कि अच्छा अब मैं एक कमेटी बनाए देता हूँ, उससे बात कर लो। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि झगड़ा बढ़े और विवाद हो और उसका हल न निकले, और फिर एक हल निकलता था जिसे सब लोग मानते हैं। तो ये जो एक राजनीति में जनतंत्र की ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका है कि जिसमें हर विरोधी मत को भी साथ है। इसके वो मैं समझता हूँ इतना बड़ा उदाहरण अभी तक तो इस देश में ऐसा नहीं हुआ कि जो इस हद तक लोगों को साथ ले जा सके। अटल जी महापुरुष थे, इस पर कोई शक नहीं। वो कार्यकर्ताओं के प्रिय थे, वो जनताओं के प्रिय थे, वो बच्चों के प्रिय थे, छात्रों के प्रिय थे, अध्यापकों के प्रिय थे, किसानों के प्रिय थे, मजदूरों के प्रिय थे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उनकी लोकप्रियता न रही। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने विचारों की दृढ़ थे। वो अपनी बात पर पूरे जिसको मैं कहता हूँ आत्मविश्वास के साथ दृढ़ रहते थे, उसमें कभी समझौता नहीं करते थे। तो ये एक दिव्य राष्ट्रपुरुष हमारे साथ था जिसने हमें मार्गदर्शन दिया, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने अनेक वर्ष तक उनके साथ काम किया, उनसे सीखा और उनसे जाना, उनसे समझा। और आज आपने मुझे एक फिर से अवसर दिया कि मैं उनके बारे में कुछ अपने विचार यहाँ रख सकूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और बाकी उस पर अगर बात करेंगे तो बहुत गहरी बात होगी। अन्य जो उन्होंने इस देश में नीतियाँ चलाई उनके बारे में बात करेंगे।
तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन आज तो इतना ही कहना चाहिए कि उन्होंने राजनीति की मर्यादाओं का बहुत बहुत ही जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा की तरह से इसको और उन्होंने यहाँ तक नहीं किया कि राजनीति की रफ्तीली राहें जो रफ्तीली रहा है इसमें कभी भी फिसल सकते हैं। तो ये चेतावनी भी उन्होंने दे दी थी। और आप सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो याद रखिए कि अगर आप राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो रपटने की भी पूरी गुंजाइश है। वो गुंजाइश आपके जीवन में ना है। अटल जी ने यही संदेश हमको दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज उनके जन्मदिवस पर हम इसी वाक्य को याद करके जाएं कि राजनीति की रफ्ती राहतें होंगी, लेकिन हम उसमें कभी भी रपटेंगे नहीं। मेरी श्रद्धांजलि और आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए भाइयों, जिन लोगों के फोटो नहीं हुए हैं वही, जिनके फोटो हो गए सबके मिल जाएंगे, जिनके फोटो नहीं हुए हैं वो इधर से आए और शांति से डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हुए अपना फोटो सेशन करा लें। जब जब घिरे अंधेरे गहरे हमने तुम्हें